आदित्य, चिंता मत करो, अवनी। यदि तुमसे हमें कोई खतरा होता तो तुम कब की मारी जा चुकी होती। आदित्य बिना अवनी को देखे अपनी बात कहता है, लेकिन उसकी आवाज में एक आश्वासन है। जय, हाँ अवनी, मुझे पहली नजर में ही पता चल गया था कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। तुम किस जाति से हो ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता। हम दोनों भाई इस जंगल में अकेले बड़े हुए हैं। हमने छोटी उम्र में ही सीख लिया था कि खून, खानदान, जाति सब व्यर्थ की बातें हैं। इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे दम पिचास होने से हम तुम्हें गुनहगार समझ लेंगे। जय की आवाज में दोस्ती और सहानुभूति की गहराई है। यह सुनकर अवनी को उन पर विश्वास हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह मुस्कुराती है। उचिहा राज्य। आदित्य वही एक पहाड़ी पर खड़ा होकर पूरे उचिहा राज्य को देख रहा था। वहां पर बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन कुछ पुरानी यादें अभी भी उसके मन में ताजा थीं। वहां के लोग पहले से ज्यादा विकसित और समृद्ध हो गए थे। उचिहा राज्य के अधिकतर लोग समृद्ध थे। वहां के जादुई हथियार और युद्ध कलाएं बहुत प्रसिद्ध थीं, जिस वजह से अब वहां दूर दूर से लोग उन वस्तुओं को खरीदने आते थे। आदित्य देख पा रहा था कि उस राज्य की जनसंख्या पहले से भी अधिक हो गई है। एक बार उस राज्य की आबादी खत्म होने के बाद, जब गुरु शुक्राचार्य के भाई ने उस राज्य की पुनर्स्थापना की, तो राक्षसी समुदाय के अन्य राज्य से लोग यहां आकर बस गए थे। आदित्य चलते हुए राज्य में प्रवेश कर गया था। वहां काफी भीड़ थी। वह आगे जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो शोर सुनकर आदित्य की नजर वहां इकट्ठा भीड़ पर जाती है। आदित्य उस भीड़ की ओर बढ़ता है। वहां एक दुकान में एक डरी सहमी लड़की खड़ी थी और उस दुकान का मालिक उस पर चिल्ला रहा था। आदित्य, क्या हुआ? तुम इस लड़की पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? दुकानदार उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में डर और अपमान है। दुकानदार, तुम कौन हो? इस जाहिल लड़की के साथ हो क्या? आदित्य गुस्से से उसे घूर कर देखता है। उसकी आंखों में क्रोध और सहानुभूति का मिश्रण है। आदित्य की नजरों को देखकर एक पल के लिए वो दुकानदार सहम जाता है, लेकिन वो एक कदम पीछे लेकर आदित्य को तीखी नजरों से देखता है। दुकानदार, इस लड़की ने हमारे यहां खाना खाया, पर उसके मूल्य चुकाने के समय पर इसके पास पैसे ही नहीं थे। ये छोटे कबीलों के गरीब लोग मुफ्त का खाना खाने चले आते हैं। तभी वो डरी हुई लड़की घबराई आवाज में लगभग रोते हुए कहती है, लड़की, ऐसा नहीं है, मेरे पास सिक्के थे, परंतु न जाने वो कहां गिर गए। मैं सत्य बोल रही हूं, मेरा यकीन करिए आप। उसकी मासूमियत और बेबसी ने आदित्य को छू लिया। वह एक नजर उस लड़की को देखता है, जो दिखने में जितनी मासूम थी उतनी ही खूबसूरत भी थी। उसकी आंखों में विश्वास और उम्मीद थी। आदित्य, कितना मूल्य हुआ तुम्हारे खाने का? दुकानदार कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहता है। दुकानदार, 2000 सिक्के। आदित्य की आंखों में गुस्से की चमक आ जाती है। उसकी आवाज में दृढ़ता है। आदित्य, तुम्हारी ये हरकतें अस्वीकार्य हैं। अगर यह लड़की सच कह रही है तो तुम उसे परेशान करने का हक नहीं रखते। दुकानदार की हिम्मत जवाब दे जाती है। आदित्य का चेहरा गुस्से से भरा होता है, लेकिन उसकी आवाज में सहानुभूति भी है। आदित्य उस लड़की की ओर मुड़ता है, उसकी आंखों में सुकून लाने की कोशिश करता है। आदित्य, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की की आंखों में राहत की लहर दौड़ जाती है। तभी वो लड़की बीच में बोलते हुए कहती है, इनाया, पर आपने पहले तो 500 सिक्के ही बोले थे। ये सुनकर दुकानदार हंसते हुए कहता है, दुकानदार, अब मूल्य बढ़ गया है। वैसे भी मेरा इतना समय नष्ट किया, उसका मूल्य कौन देगा? आदित्य को उस दुकानदार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह खुद को शांत करते हुए अपनी अंगूठी से 2000 सिक्के निकालकर उस दुकानदार की ओर उछाल देता है। दुकानदार जल्दी से उस पोटली को पकड़ते हुए मुस्कुराकर आदित्य को देखता है। तभी आदित्य उस लड़की को देख कहता है, आदित्य, तुम्हारे खाने का मूल्य मैंने चुका दिया है,
अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए आदित्य को देख सर झुकाकर कहती है, इनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे अपना पता दे दीजिए, घर वापस जाते ही मैं आपको आपके सिक्के वापस भिजवा दूंगी। जैसे ही आदित्य उसकी बात सुनता है तो वह न में सिर हिलाते हुए कहता है, आदित्य, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। पर अगर तुम उसका मूल्य चुकाना चाहती हो तो मेरे साथ थोड़ा सा खाना खा लो। मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। तो क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? ये सुनकर वो लड़की और वो दुकानदार हैरान हो जाते हैं। दुकानदार को लग रहा था कि आदित्य के पास गिने चुने वही सिक्के होंगे जो उसने उसे दिए थे। पर आदित्य के अभी भी उचिहा राज्य के सबसे बड़े शाही पकवानों की दुकान में खाने की बात सुनकर दुकानदार को हैरानी हो रही थी। वो दुकान सबसे ज्यादा महंगी और प्रसिद्ध थी। तभी आदित्य उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए अंदर जाने लगता है। जब वो लड़की आदित्य को अपना हाथ पकड़ा हुआ देखती है तो वह देखती रह जाती है। एक टक आदित्य को देखते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उसके गाल हल्के लाल और गर्म हो गए थे। आदित्य उसे एक कुर्सी खींचकर बिठाते हुए दूसरी ओर खुद बैठ जाता है। वो लड़की आदित्य को देख मन ही मन कहती है, इनाया, मन में पहनावे में ये जितना आम लग रहा है, दिखने में ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी है। तभी आदित्य उस लड़की को देखते हुए कहता है, आदित्य, अच्छा, तो बताओ तुम क्या खाओगी? ये सुनकर वो लड़की न में सिर हिलाते हुए कहती है, इनाया, नहीं, मैंने अभी खाया है। अधिक खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। ये सुनकर आदित्य हंसने लगता है और एक कर्मचारी को बुलाते हुए कहता है, आदित्य, अपने यहाँ की सबसे कीमती लाल शराब और सबसे कीमती कोई भी पकवान लेकर आओ, जल्दी। आदित्य की आवाज में उसकी शक्ति झलक रही थी, जो उस कर्मचारी को अंदर तक डराकर रख देती है। ऊपर से आदित्य की मंगवाई चीजें इतनी महंगी थी कि वो आदित्य की पहचान को लेकर भयभीत था। वो किसी तरह की गलती कर आदित्य को क्रोधित नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो सिर झुकाते हुए हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। तभी आदित्य उस लड़की की ओर देखता है तो पाता है कि वो लड़की हैरानी से उसे ही देख रही है। ये देख आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, आदित्य, चिंता मत करो, मैं इन सब का भुगतान कर दूंगा। आदित्य की बात सुनकर वो लड़की हैरानी से कहती है, इनाया, आपको पता है ना, आपने जो जो मंगवाया है उनका मूल्य लाखों सिक्कों में होगा। और हम जिस जगह बैठे हैं यहां से खिड़की के बाहर समुद्र दिखाई देता है। लोगों को ये जगह बहुत पसंद है, इसलिए यहां पर बैठने की कीमत 10,000 सिक्कों के आसपास होगी। क्या आप सच में इतने सिक्के देने वाले हैं? आदित्य मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। वो लड़की अभी भी हैरान थी। तभी आदित्य उसे देख पूछता है, आदित्य, अच्छा, इन सब में मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, इनाया, मेरा नाम इनाया है। मेरे पिता राज्य महल में एक सैन्य टुकड़ी के प्रमुख हैं। ये सुनकर आदित्य हैरान होते हुए इनाया को देख कहता है, आदित्य, फिर ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? इनाया आदित्य को देखकर बताते हुए कहती है, इनाया, वो क्या है, मेरे माता पिता एक साथ नहीं रहते, इसीलिए मैं अपनी मां के साथ पश्चिमी राज्य में रहती थी। परंतु कुछ समय पहले मेरी मां की एक बीमारी से मृत्यु हो गई और मेरे पिता मुझे यहां ले आए। मेरे पिता मुझसे और मेरी मां से बहुत प्रेम करते हैं, पर उनके घमंड की वजह से वो मेरी मां से इतने समय तक दूर रहे। यदि वो होते तो शायद मेरी मां भी जीवित होती। इसीलिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी और न उनकी पहचान का उपयोग करूंगी। ये सुनकर आदित्य को सारी बात समझ आ जाती है। तभी वहां पर एक आदमी और एक महिला एक साथ आते हैं और वही एक दूसरी मेज पर बैठते हुए एक कर्मचारी को महंगी लाल शराब लाने को कहते हैं। उस आदमी ने राजसी कपड़े पहने हुए थे, जिससे ये साफ था कि वो राजमहल का कोई अधिकारी है। जैसे ही वो कर्मचारी उनकी बात सुनता है तो सिर झुकाते हुए कहता है, कर्मचारी, क्षमा कीजिए, पर वो शराब एक ही बची थी
जो उन्होंने ले ली। ये बोलते हुए उसका इशारा दूसरे कर्मचारी की ओर था, जो आदित्य के पास खड़ा वो शराब की बोतल मेज पर रख रहा था। ये देख उसके साथ बैठी महिला उससे कहती है, महिला, पर मुझे वही शराब पीनी है और उस मेज पर बैठकर पीनी है। वहां से बाहर का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, आदित्य उस आदमी की ओर देखते हुए, बस इतनी सी बात? यहां मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। किसमें हिम्मत है जो मुझे रोके? वो आदमी अपने गालों को हवसी भाव से छूते हुए आदित्य की ओर चला जाता है। क्या होगा अब आगे? क्या आदित्य दे देगा उस आदमी को वो जगह, या होगा उनके बीच युद्ध? और क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि आदित्य यहां का युवराज है? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आदित्य के पास खड़ा एक कर्मचारी महंगी शराब की बोतल उसकी मेज पर रख रहा था। वो महिला उस आदमी के साथ बैठकर अपनी आंखों में उत्सुकता और थोड़ी मिजाजी के साथ, पर मुझे वही शराब पीनी है और उस मेज पर बैठकर पीनी है। वहां से बाहर का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। वो आदमी मुस्कुराते हुए थोड़ी गहराई से, बस इतनी सी बात? यहां मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। किसमें हिम्मत जो मुझे रोके? अभी वो जगह खाली कराता हूं। बस तुम आज रात का भूलना मत। रात को तुम्हारे कक्ष में मेरी ये प्यास बुझाऊंगा। ये बोलते हुए वो आदमी हवसी भाव से महिला के गालों को छूते हुए आदित्य की ओर बढ़ जाता है। ओ बच्चे, ये शराब की बोतल यहीं छोड़कर दूसरे किसी मेज पर चले जाओ। आदित्य उसकी बात सुनकर अनसुना कर देता है। वहीं इनाया तुरंत खड़ी होकर आदित्य को देखती है और चलिए कहीं और बैठ जाते हैं। आदित्य चेहरे को ऊपर उठाते हुए उस आदमी और इनाया को देखता है, फिर उस आदमी को घूरते हुए, तुम्हें दिखता नहीं है, ये शराब और ये जगह हमारी है और मुझे किसी को ऐसी चीजें भीख में देने का कोई शौक नहीं है। आदित्य की बात सुनकर वहां खड़े सभी हैरान थे। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि किसी ने इतने बड़े अधिकारी का अपमान किया है। कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हुए, भाई, मुझे नहीं लगता ये लड़का कल का सूरज देखेगा। हाँ, सही कहा भाई, लेकिन मुझे तो उस लड़के में कुछ विशेष होने का आभास हो रहा है। धन मंत्री आदित्य को गुस्से से देखते हुए क्रोधित होकर अपनी कुर्सी पर लात मारता है। आदित्य जमीन को पैरों से धकेलते हुए कुर्सी समेत पीछे हट जाता है और धन मंत्री जमीन पर गिर जाता है। आदित्य मुस्कुराते हुए शराब का एक घुट लेता है। धन मंत्री उठते हुए गुस्से से आदित्य को देखता है। उसकी नाक से रक्त बह रहा है। बच्चा समझकर मैं अभी तक तुम पर दया दिखा रहा था, लेकिन अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। इनाया जल्दी से आदित्य के सामने आकर धन मंत्री को देखती है और, नहीं नहीं धन मंत्री जी, ये यहां से नहीं है, इसलिए आपको नहीं पहचानता, कृपया इसे क्षमा कर दें। तभी वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है। एकदम सन्नाटा हो गया। इनाया अपने गले पर हाथ रखकर खड़ी हुई थी। धन मंत्री के साथ आई महिला ने उसे थप्पड़ मारा था। आदित्य की मुठिया कस जाती है। वो महिला मेज पर से इनाया का शराब से भरा गिलास उठाकर इनाया को घूरते हुए, तुम पर सारा शराब फेंक दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो शराब इनाया पर गिरे, आदित्य तेजी से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। इनाया आदित्य के सीने से लग जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। धन मंत्री और वो महिला उन दोनों को देख रहे थे। धन मंत्री इनाया को देखते हुए गर्व से कहता है, मैं तुम दोनों को क्षमा कर सकता हूं, लेकिन एक ही शर्त पर। इनाया खुशी से धन मंत्री को देखती है। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? धन मंत्री वासना भरी नजरों से इनाया को देखते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें एक रात मेरा बिस्तर गर्म करना होगा।
इनाया के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। जैसे ही वो कुछ कहने लगती है, धन मंत्री अचानक एक दूसरी मेज पर गिर जाता है। इनाया आदित्य के सामने खड़ा देखती है और उसकी शक्ति पर हैरान होती है। वो सोचती है, उसकी चिंता बढ़ने लगती है। राज्य के किसी अधिकारी पर हाथ उठाना जुर्म है। वो आसानी से सेना का इस्तेमाल कर सकता है। आदित्य, क्या तुमने ये नहीं सोचा? लेकिन उसे नहीं पता कि आदित्य ही उस राज्य का होने वाला राजा है। उसकी ताकत इतनी है कि वो संपूर्ण राज्य को अकेले ही नष्ट कर सकता है। तभी वहां तोड़फोड़ की आवाज सुनकर दुकान का मालिक वहां आता है। जैसे ही वो धन मंत्री को गिरा हुआ देखता है, घबराते हुए उसके पास जाता है। अरे धन मंत्री जी, आप यहां? ये सब कैसे हुआ? किसने की ये बेहूदगी? धन मंत्री कुछ कहता, उससे पहले ही वो महिला दुकान के मालिक के पास आती है। आपकी दुकान में कितने छोटे और गरीब लोग आते हैं। वो लड़का और लड़की हमारी मंगवाई महंगी शराब पी रहे हैं और जबरदस्ती हमारी जगह पर कब्जा कर बैठे हैं। इनाया हैरानी से उस महिला को देखती है और दुकान के मालिक को कहती है, नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये शराब हमने मंगवाई थी और हम यहां पहले बैठे थे। दुकानदार गुस्से से आदित्य और इनाया को देखता है। तुम दोनों की इतनी औकात नहीं है कि इस मेज पर बैठकर इतनी महंगी शराब पी सको। गलती मेरी है, मुझे तुम दोनों को तभी दुकान से बाहर निकाल देना चाहिए था। वहीं पीछे खड़ा आदित्य आत्मसंवाद में किसी से बात कर रहा होता है। कहाँ हो आप सभी? मैं राज्य के सबसे महंगे भोजनालय में हूं। आवाज में गर्व और आत्मविश्वास। क्षमा करें युवराज, हम कुछ ही मिनटों में आपके पास पहुंच जाएंगे। इनाया दोबारा अपनी सफाई देने लगती है, तभी वो महिला एक बार फिर उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन आदित्य जल्दी से उस महिला का हाथ पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर क्रोध और संकल्प। तुमने ये क्या किया? वो महिला घबरा जाती है, लेकिन आदित्य के धक्का देने पर लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभाल लेती है। दुकानदार गुस्से में आदित्य को घूरते हुए कहता है, तुम सीधे तौर पर नहीं समझोगे। अब जो होगा उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसकी आवाज में तीव्रता। रक्षकों, जल्दी आओ और इसके हाथ पैर तोड़कर दुकान से बाहर फेंक दो। जैसे ही उसने ये कहा, हवा से भी तेज रफ्तार में वहां दो योद्धा आकर खड़े हो जाते हैं। इनाया घबरा जाती है। वो जानती है कि योद्धा बेहद शक्तिशाली है। आदित्य, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। एक योद्धा आदित्य को बच्चा समझकर हंसते हुए उसकी ओर बढ़ता है। बहुत खा लिए खाना, अब थोड़ी मार खाओ। जैसे ही वो आदित्य को खींचने लगता है, आदित्य उसे अपनी जगह से हिलाने का नाम नहीं लेता। आसपास के लोग हैरान होकर ये सब देख रहे हैं। फिर अचानक वो योद्धा हवा में उड़कर एक दीवार से टकरा जाता है। धन मंत्री, वो महिला और दुकानदार सभी अब आदित्य से डरने लगते हैं। उनके चेहरे पर डर की जगह अब खुशी आ जाती है, क्योंकि उन्हें मुख्य द्वार पर कदमों की आवाज सुनाई देती है। क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? जैसे ही वो मुख्य द्वार की ओर देखते हैं, उनके चेहरों पर खुशी छा जाती है। सभी की आंखों में उम्मीद और उत्साह। आदित्य अब भी बिना किसी भय के उन सभी घमंडियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। मैंने ये लड़ाई शुरू की है और मैं इसे खत्म करूंगा। आगे की कहानी में क्या होगा? कौन आएगा मुख्य द्वार पर? आदित्य की युवराज होने की सच्चाई क्या सामने आएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आदित्य को खींचने वाला योद्धा एक तंज भरी हंसी में कहता है, बहुत खा लिए खाना, अब थोड़ी मार खाओ। वो आदित्य को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आदित्य अपनी जगह पर खड़ा रहता है। सभी लोग हैरानी से ये दृश्य देख रहे हैं। इनाया की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं।
फिर अचानक वो योद्धा हवा में उड़ता है और दीवार से टकरा जाता है। धनमंत्री, वो महिला और दुकानदार अब आदित्य से डरने लगते हैं। वो घबराए हुए हैं। तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब वो मुख्य द्वार की ओर देखते हैं तो उनके चेहरों पर डर की जगह खुशी आ जाती है। वहां द्वार पर एक शक्तिशाली आदमी कुछ सैनिकों के साथ खड़ा है। उसकी तेज और भारी आवाज सभी को चौंका देती है। यहां क्या चल रहा है? सुनते ही दुकानदार और धनमंत्री तेजी से भागकर मुख्य द्वार पर जाते हैं। दुकानदार मुस्कुराते हुए कहता है, अरे प्रभु, हमारे तो भाग्य खुल गए जो आप हमारी इस छोटी सी दुकान में आए। धनमंत्री भी मुस्कुराते हुए कहता है, सेनापति जी, आप यहां ऐसा क्या हुआ कि आपको यहां तक आना पड़ा? सेनापति शांत रहता है। उसकी निगाह आदित्य पर टिकी हुई है। जैसे ही वो सेनापति की नजर आदित्य पर पड़ती है, उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। आदित्य इनाया का हाथ पकड़कर उसे उसी कुर्सी पर बैठाते हैं। फिर वो उसके गिलास में शराब डालते हैं और खुद भी गिलास भरकर घमंड से बैठकर पीने लगते हैं। दुकानदार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम भिखारी कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जल्दी से यहां से उठो। यहां सेनापति जी बैठे हैं। अगर अपने प्राणों की चिंता है तो जल्दी से यहां से भाग जाओ। आदित्य उसे अनसुना कर देता है। इनाया डरी हुई है। आदित्य उसके हाथ को पकड़ते हुए आंखों से उसे आश्वस्त करते हैं, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। धनमंत्री आदित्य के घमंड को देखता है। वो सेनापति को उकसाते हुए कहता है, सेनापति जी, ये बदतमीज लड़का कब से सभी को परेशान कर रहा है। ये फटीचर खुद को कहीं का राजकुमार समझता है। ऐसे तन के बैठा है जैसे ये राज्य इसके बाप का हो। सेनापति जी, हमें इसे अभी बंदी बना लेना चाहिए। देखिए, इसने मुझ पर और यहां के रक्षकों पर हाथ उठाया है। गुस्से से धनमंत्री आदित्य को देखता है। इस हरामी, उसने इतना ही कहा कि वहां एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है। सेनापति ने धनमंत्री को थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि धनमंत्री के कान और होंठों से रक्त निकलने लगा। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सेनापति अपने सैनिकों के साथ तेजी से आदित्य के पास आता है और घुटनों पर बैठ जाता है। दुकानदार, धनमंत्री और महिला अंदर तक कांप उठते हैं। इनाया भी ये सब देखकर हैरान है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आदित्य असल में कौन है, जिसके सामने सेनापति भी झुक रहा है। आदित्य सेनापति को देखकर जल्दी से खड़ा होता है। वो सेनापति को उठाते हुए कहते हैं, सेनापति जी, आप तो इस राज्य की शक्ति हैं। आपको ऐसे घुटनों पर आना शोभा नहीं देता। सेनापति आदित्य को देखकर कहते हैं, मैं तो यहां अपने देर से आने और आपका इतना अपमान होते देखने के लिए क्षमा मांग रहा था। आदित्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आ गए हैं तो चलिए यहां से। सेनापति आदित्य की बात सुनकर हैरान होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य इतनी आसानी से उन सबको क्षमा कर देगा। फिर भी वह अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता, इसलिए चुप रहता है। आदित्य अपनी अंगूठी से लाखों सिक्कों से भरी एक थैली मेज पर रखता है और इनाया का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है। तभी वो रुकते हुए सेनापति से कहते हैं, सेनापति जी, मैं यहां काफी देर से था। मैंने देखा कि यहां आने वाले सभी घमंडी बन जाते हैं। मुझे लगता है इस दुकान में वास्तु दोष है। ऐसे वास्तु दोष वाली दुकानों का राज्य में रहना अशुभ होता है। सभी लोग आदित्य को ही देख रहे हैं। उनकी आंखों में अचंभा है। फिर आदित्य एक कड़वी मुस्कान के साथ कहते हैं, इसलिए कल सुबह मुझे यह दुकान नहीं दिखनी चाहिए। यह सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। इनाया हैरानी से आदित्य को देख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आदित्य आखिर है कौन जो सेनापति को आदेश दे रहा है। सेनापति आदित्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है इस राज्य को एक शक्तिशाली राजा मिलने वाला है, जिसके अंदर राजनीति के सभी गुण मौजूद हैं।
तभी आदित्य कुछ सोचते हुए कहता है, और हाँ, यहां के कर्मचारियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्हें कहीं न कहीं काम दिलवा देना। सेनापति हाँ में सिर हिलाता है। दुकानदार जैसे ही सेनापति को हाँ में सिर हिलाते हुए देखता है, वह घबराते हुए सेनापति और आदित्य के पास जाने लगता है। लेकिन सेनापति के सैनिक उसे रास्ते में ही रोक देते हैं। आदित्य सेनापति और इनाया के साथ बाहर आ जाता है। वह एक शाही घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। इनाया हैरानी से आदित्य को देख रही है। आदित्य इनाया को देखते हुए कहते हैं, ज्यादा मत सोचो, मैं राज्य परिवार का मेहमान हूं। तुम्हें और मुझे दोनों को महल में ही जाना है। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां से चली जाती है, धन मंत्री अंदर से बाहर आते हुए उदासी से रोते हुए दुकानदार को देखते हैं। उसे रोता देख धन मंत्री उसके पास जाता है। तुम चिंता मत करो, तुम उस दुकान का किराया भरते हो, इसीलिए राजा के अलावा किसी के हुक्म से तुम्हारी दुकान तोड़ी नहीं जा सकती। मैं राजमहल वापस जाकर महाराज से बात करूंगा। यह सुनकर दुकानदार के चेहरे पर आशा की एक झलक नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और इनाया जैसे ही राज्य महल पहुंचते हैं, इनाया देखती है कि वहां उस गाड़ी के द्वार से लेकर महल तक फूल बिछाए हुए थे। वह हैरानी से सब कुछ देखती है और आदित्य के साथ गाड़ी से नीचे उतरती है। उसके पीछे पीछे चलते हुए जाने लगती है। महल के मुख्य द्वार पर आदित्य के स्वागत के लिए उसके छोटे नाना उचिहा राज्य के महाराज वीरानाथ खड़े होते हैं। वह जैसे ही आदित्य को देखते हैं, उसके पास आते हैं। महाराज मुस्कुराते हुए आदित्य का स्वागत करते हैं और उसके गले में माला पहनाते हैं। फिर उसे गले से लगा लेते हैं। तभी वीरानाथ की पत्नी आगे आते हुए आदित्य की आरती करती है। ऐसे ही सभी आदित्य का स्वागत करते हैं। वहां खड़े सैनिकों और लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि आदित्य कौन है। सभी आदित्य को अंदर ले जाते हैं। वहीं इनाया मुख्य द्वार पर खड़ी रहती है। उसे आदित्य का नाम तक नहीं पता था। कुछ देर बाद वह वहां से महल के दूसरे भाग में अपने कक्ष में चली जाती है। दूसरे दिन सुबह आदित्य अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह सपना देख रहा था। सपने में वह और अमृता आमने सामने खड़े थे। तभी अमृता भागते हुए आती है और आदित्य के गले लग जाती है। दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन तभी अमृता पीछे से आदित्य की पीठ में खंजर घुसा देती है। आदित्य अमृता की ओर देखते हैं और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान देखते हैं। तभी अमृता के पीछे से शोभित आता है और अमृता का हाथ पकड़कर उस पर हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज आदित्य के कानों में जोर जोर से गूंजने लगती है। फिर अचानक से आदित्य उठकर बैठ जाता है। उसका सपना टूट गया था। वह लंबी सांसें ले रहा है। वह खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहता है, ये तो सुबह का सपना है। कहीं यह सच तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे क्या होगा? क्या आदित्य के सपने में जो कुछ भी हुआ वो सच में उसकी जिंदगी में होने वाला है? जानने के लिए बने रहें। आदित्य और अमृता आमने सामने खड़े होते हैं। तभी अमृता भागते हुए आती है और आदित्य के गले लग जाती है। दोनों ही मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अचानक अमृता पीछे से आदित्य की पीठ में खंजर घुसा देती है। आदित्य चौंक जाता है और जैसे ही अमृता की ओर देखता है, उसे अमृता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई देती है। तभी अमृता के पीछे से शोभित आता है और अमृता का हाथ पकड़कर उस पर हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज आदित्य के कानों में जोर जोर से गूंजने लगती है। फिर अचानक से आदित्य उठकर बैठ जाता है। वह लंबी सांसें ले रहा है। वह खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहता है, ये तो सुबह का सपना है। कहीं यह सच तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो खुद को समझाते हुए अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है और महल में बने स्नान भवन की ओर चला जाता है। वहां पर बहुत सी दासियां कपड़े और शरीर पर लगाने के लिए लेप आदि लेकर खड़ी थीं।
आदित्य के वहां आते ही एक दासी उसके पास आती है और उसके कपड़े उतारने लगती है, लेकिन आदित्य उन सबको हाथ दिखाकर रोकते हुए कहते हैं, तुम सब यहां से जा सकती हो, मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूं। यह सुनकर दासियां हिचकिचाते हुए एक दूसरे को देखने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वे आदित्य की गंभीर आंखें देखती हैं, वे घबराते हुए उसकी बात मानकर वहां से चली जाती हैं। आदित्य सामने बने हुए बड़े से तालाब की ओर देखता है। तालाब का पानी गर्म था और ऊपर छत पर रंगीन शीशे लगे हुए थे, जिससे वहां का माहौल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आदित्य जल्दी से अपने कपड़े उतारते हुए नीचे एक लंगोट पहन लेता है। उसका गठीला बदन लंगोट में बहुत आकर्षक लग रहा था। इस समय उसे देखने वाली कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाती। आदित्य जल्दी से चलते हुए पानी में उतर जाता है और तालाब के किनारे पर सिर रखकर बैठ जाता है। उसका सिर ऊपर की तरफ था। उसे वो सपना बहुत सता रहा था। उसे मृत्यु का भय नहीं था, उसे तो अमृता के हाथों से मरने और शोभित के करीब जाने से परेशानी थी। बार बार उसकी आंखों के आगे वही दृश्य आ रहा था। तभी वह अपनी सांस रोकते हुए पानी के अंदर डुबकी लगा देता है। पानी के अंदर तल पर पालथी मारकर आत्मसाधना करने लगता है। वह खुद के मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राज्य महल की सभा में सभी लोग आ चुके थे। आज की सभा धन मंत्री ने बुलवाई थी। राजा वीरानाथ धन मंत्री को देखते हुए कहते हैं, चलिए बताइए धन मंत्री जी, आज की सभा क्यों बुलाई है आपने? यह सुनकर धन मंत्री अपने आसन से खड़ा होते हुए कहता है, जी महाराज, मैं अवश्य बताऊंगा, पर पहले आप हमें यह बताइए, हम प्रजा से कर क्यों लेते हैं? यह सुनकर वीरानाथ हैरानी से धन मंत्री को देखते हैं। यह कैसा प्रश्न है? कर उनकी सुरक्षा और राज्य को विकसित करने के लिए लिया जाता है। यह सुनकर धन मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है, सही कहा महाराज, लेकिन कल सेनापति जी ने इस राज्य की प्रसिद्ध और समय पर कर देने वाली दुकान को तोड़ने का आदेश दे दिया था, परंतु मैंने आपका फैसला आने तक उन्हें रोक कर रखा है। यह सुनकर वीरानाथ हैरान होते हुए सेनापति की ओर देखते हैं। सेनापति के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अभी तक उन्होंने आदित्य के जीवित रहने का रहस्य सबके सामने उजागर नहीं किया था। सेनापति वीरानाथ का अच्छा मित्र था, इसलिए उसे आदित्य के बारे में सब पता था। तभी वहां एक आवाज गूंज जाती है, उस दुकान को तोड़ने का आदेश मैंने दिया था महाराज। यह सुनकर वीरानाथ मुख्य द्वार की ओर देखता है। वहां से आदित्य अंदर आता हुआ दिखाई देता है। आदित्य को देख और उसकी बात सुन वीरानाथ कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उसके भाई ने आदित्य को राजनीति का अच्छा ज्ञान दिया है और वह बेशक उससे ज्यादा समझदार है। वीरानाथ को तो राजनीति का तनिक भी ज्ञान नहीं था। वह तो उसका मित्र था, जिसकी बातों मानकर वीरानाथ ने राज्य की पुनः स्थापना कर ली थी। तभी आदित्य चलते हुए वीरानाथ के सामने आता है। वह सिर झुकाते हुए अभिवादन करता है। तभी धन मंत्री उसे गुस्से से देखते हुए वीरानाथ से कहता है, महाराज, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे राज्य के मामलों में दखल दे? यह तो बेशर्म है। यह सुनकर आदित्य की आंखों में एक गहरी चमक आ जाती है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है। महाराज, क्या मैं राज्य की भलाई के लिए कुछ सुझाव दे सकता हूं? धन मंत्री की आंखों में क्रोध झलकता है, लेकिन वीरानाथ आदित्य की ओर ध्यान देते हैं। वह आदित्य की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। आदित्य आगे बढ़ता है, उसके मन में दृढ़ता है। हमारी प्रजा की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। हमें इस दुकान को नष्ट करने के बजाय इसे सही दिशा में लाना चाहिए। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सभा में खामोशी छा जाती है। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। धन मंत्री का चेहरा लज्जित हो जाता है। वीरानाथ आदित्य की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए मुस्कुराते हैं। सभा में हलचल होती है, लेकिन आदित्य की आवाज पूरे विश्वास के साथ गूंजती है। राज्य की मजबूती के लिए हमें समझदारी से फैसले लेने होंगे। हमारी प्रजा की खुशहाली में ही हमारी ताकत है। धन मंत्री, महाराज, क्या अब बाहर से आए लोग हमारे राज्य को संभालेंगे? आपने इस लड़के को अंदर क्यों आने दिया
और ये कौन होता है हमारे राज्य की किसी दुकान को तोड़ने का आदेश देने वाला? धन मंत्री की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखते हैं। सही कहा तुमने, मैं बाहर से ही आया हूं। महाराज ने मुझे यहां की हर चीज की जांच करने के लिए बुलाया है। इसलिए मुझे जो चीज ठीक नहीं लगेगी उसे मिटा दूंगा, चाहे वो कोई दुकान हो, घर हो या फिर इंसान हो। यह कहते हुए आदित्य एक शैतानी मुस्कान के साथ धन मंत्री को देखने लगता है। वीरानाथ भी आदित्य की बात में हामी भर देते हैं। फिर आदित्य मुख्यमंत्री को देखते हुए कहता है, मुख्यमंत्री जी, आप मुझे बताइए कि इस बार कर कितना आया है? यह सुनकर मुख्यमंत्री वीरानाथ की ओर देखता है। वीरानाथ मुख्यमंत्री की ओर देखते ही हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी मुख्यमंत्री खड़ा होते हुए कहता है, इस बार कुल कर 30 करोड़ सिक्के तक प्राप्त हुआ है। यह सुनकर आदित्य सोचते हुए कहता है, उचिहा राज्य के अंतर्गत 15 राज्य आते हैं और हर राज्य से 1 करोड़ से 2 करोड़ तक कर आता होगा। हमारे राज्य में 1,04,205 दुकानें हैं और 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान हैं। इन सब का कर 50 करोड़ से ज्यादा होता है। इसके अलावा जो बाहरी मुसाफिर और व्यापारी आते हैं, उनसे मिलने वाले सिक्कों को हम छोड़ भी दें तो भी कर जितना मिला है उसका लगभग 2 गुना होना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर सभी हैरान होते हैं। आदित्य की सटीक जानकारी देखकर धन मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ बाकी सब भी हैरान होते हैं। तभी आदित्य धन मंत्री को देखते हुए कहता है, तो कहिए धन मंत्री जी, आपके पास क्या उत्तर है? कर इकट्ठा करना आपकी जिम्मेदारी है ना? यह सुनकर धन मंत्री को पसीना आने लगता है। वह हड़बड़ाते हुए आदित्य को देख कहता है, वो हाँ, बहुत से किसान और दुकानदार कर नहीं दे पाते क्योंकि उनकी फसल और व्यापार अच्छा नहीं हुआ होता। यह सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, यदि सभी किसान और दुकानदार कर ना दें तब जाकर इतना कर आएगा जितना इस बार प्राप्त हुआ है। यह सुनकर धन मंत्री की बोलती बंद हो जाती है। फिर आदित्य वीरानाथ को देखते हुए कहता है, महाराज, सत्य तो यह है कि धन मंत्री कर में घोटाला करते हैं। अधिकतर दुकानों से वह कर की आधी रकम लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी आबादी में यदि वे कर चोरी भी कर लेंगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। जिस दुकान को मैंने तोड़ने का आदेश दिया है, उस दुकान ने कई सालों से कर नहीं दिया है। महाराज, मुझे पता था कि उस दुकान के टूटने से सबसे ज्यादा धन मंत्री को दुख होगा, इसलिए मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि धन मंत्री की तरह बहुत से मंत्री राज्य के धन के साथ घोटाला कर रहे हैं। इसलिए राज्य को सिर्फ 30 करोड़ सिक्के ही प्राप्त हुए। यह सुनकर वीरानाथ हैरान हो जाते हैं। तभी धन मंत्री धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने लगता है। वह वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन तभी सेनापति के इशारे पर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। आदित्य ने सेनापति को सभी भ्रष्ट मंत्रियों की सूची दे दी थी। सभी मंत्रियों को उनके पद से हटाकर बंदी बना लिया गया। कुछ ही दिनों में आदित्य ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधार दिया था। इसके साथ ही पूरे लक्षद्वीप में आदित्य की जीवित रहने की अफवाह उड़ गई थी। 1 महीने बाद एक तेज परछाई तेजी से भागते हुए घरों की छत पर उछलते कूदते हुए सीधा महल के मुख्य द्वार पर आकर रुक जाती है। उसे देखकर कुछ सैनिक उसे रोकते हुए कहते हैं, कौन हो तुम और क्या करने आए हो तुम यहां? यह सुनकर वह परछाई, जो एक लड़का था, उन सैनिकों को जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे युवराज का मित्र हूं। अब तक उचिहा महल में सभी को आदित्य के जीवित होने की सच्चाई पता चल गई थी। वही जब लोग उस लड़के को और उसके कपड़ों को देखते हैं तो हंसते हुए कहते हैं, हा हा हा, तुम और युवराज के मित्र, उपहास अच्छा है। यह बोलते ही सब उस लड़के पर हंसने लगते हैं। कौन है वो लड़का जो खुद को आदित्य का मित्र बता रहा है, और क्या होगा जब आदित्य के जीवित होने की खबर अमृता तक पहुंचेगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।